नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि जल है तो जीवन है। लेकिन जब जल ही जीवन लेने लायक हो जाए, यानी कि जल पी करके हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, फिर क्या हो? यही बातें अभी देश भर में कही जा रही है। चूंकि एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे देश का पानी पीने लायक नहीं है, यदि कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो आज मैं बताऊंगा अभी आपको कि आपके राज्य की क्या स्थिति होने वाली है। आप किस राज्य से आते हैं, वहां पर क्या चीजें कहा गया है, इस चीज को लेकर सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या काम कर रही है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी है। सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं के साथ आप यहां पर जुड़ सकते हैं। न्यू ईयर ऑफर का आज आखिरी दिन है, 2 जनवरी 2025, इसीलिए आपको तत्परता दिखाना है। विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये लाभ मिल सकता है। इसके अलावा पीसीएस के भी विभिन्न सारे कोर्सेज हैं। यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 और sanskritIAS.com। इस पे आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं और अपना नामांकन सुनिश्चित करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन है। चलिए आप जरा मुद्दे पर लौटते हैं। यहां कहा गया है कि पूरे देश में भूजल गुणवत्ता के 20% सैंपल जो थे वह फेल हो गया है। उसमें यूपी, पंजाब और हरियाणा में प्रदूषण सबसे अधिक देखा गया है। तो ये चीजें किस तरह से आगे बढ़ा है, इसको लेकर के हम देखेंगे और विभिन्न राज्यों की स्थिति को भी समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, इस मैप को हम एक बार सबसे पहले नजर पर डाल लीजिए और फिर यहां पर ये मैप हमारे लिए बार बार यूज होने वाला है। देखिए, ये जो येलो कलर वाला आपको दिख रहा है जगह जगह, अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो ये वो एरिया है जहां पर फ्लोराइड का मात्रा ज्यादा बढ़ा है, और आर्सेनिक वाला ये जो ब्लू है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और सेलाइन जो है आपको ये जो आपको यहां मटमैला दिख रहा है यहां पर, तो ये वो एरिया है जहां पर आप कह सकते हैं कि भूजल ज्यादा खराब हो गया है, यानी कि पानी जो है पीने लायक स्थिति में नहीं बचा है। अगर देखेंगे तो यहां पर कहा गया है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा, है ना, एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इस रिपोर्ट में भूजल की जो बिगड़ती गुणवत्ता है उसको लेकर के गंभीर चिंता बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगर कहा जाए तो देश भर में भूजल से संबंधित कुछ सैंपल लिया गया था, नमूना लिया गया था, और कहा गया कि उसमें 20% नमूने जो है निर्धारित जो मानक थे उस पर खरा नहीं उतरा है। तो इसको लेकर के बड़ी चिंता जो है यहाँ पर जताई जा रही है। कहा गया है कि इसमें नाइट्रेट की मात्रा जो है खतरनाक स्तर पर पाई गई है, जबकि 9% नमूने ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक का स्तर जो है निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है। कुछ स्टेट की बात करें तो जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 100% सैंपल जो है बीआईएस मानक की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसके विपरीत जैसे राजस्थान की चर्चा करेंगे, हरियाणा की चर्चा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब और आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, पानी पीने लायक नहीं बताया गया है, यानी कि जल जो है वह व्यापक रूप से दूषित हो चुका है इस स्तर पर। जल प्रदूषण की अगर राज्यवार स्थिति देखेंगे तो क्लोराइड प्रदूषण को लेकर के सबसे पहले चर्चा करते हैं। यहां पर देखने को मिलेगा कि चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात, ये जो पश्चिमी राज्य हैं, यहां पर देखा गया है कि क्लोराइड का मात्रा जो है उच्च स्तर तक पाया गया है। यहां पर यह भी कहा गया है कि मानसून आने के बाद जल के जो स्थिति है, गुणवत्ता है, कुछ जगह पर सुधार देखने को मिला। बारिश के पानी से ये रिचार्ज हुआ है, इसीलिए जो घातक सॉल्ट है उसका असर निश्चित तौर पर ऐसा माना जाएगा कि वह कम हुआ, लेकिन समय के साथ जो है इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर नाइट्रेट प्रदूषण की चर्चा करेंगे तो नाइट्रेट की जो अधिकता देखने को मिला है वह राजस्थान में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र इसमें आपको शामिल देखने को मिला है। अब समझ लीजिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये तीनों ही अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो बड़े स्टेट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहां कहा गया है कि यहां 40% से जो अधिक सैंपल है उसमें नाइट्रेट की मात्रा मानक स्तर से बहुत अधिक पाई गई है। और इसका कारण क्या है कि जब हम खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, तो उसमें उर्वरक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उर्वरक का इस्तेमाल जो है वह निश्चित तौर पर एक जो मात्रा होना चाहिए उससे अधिक किया जा रहा है ताकि पैदावार अधिक से अधिक हो सके। अब इसके बाद
बाद चलते हैं फ्लोराइड प्रदूषण को लेकर के। अब समझते हैं कि फ्लोराइड प्रदूषण कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में ज्यादा है। तो राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर फ्लोराइड प्रदूषण अधिक देखने को मिला है। यहां पर यह भी कहा गया है कि मानसून के सीजन में प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन दूषित जल जो है वह अभी भी चिंताजनक बना हुआ है यहाँ की स्थिति। तो यहाँ के लोगों के लिए भी ये समस्या बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं आर्सेनिक प्रदूषण। और आर्सेनिक प्रदूषण की जब चर्चा करेंगे तो हम दो नदी को लेते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बाढ़ वाले जो इलाके हैं, यहां पर कहा गया है कि आर्सेनिक का मात्रा जो है अधिक देखा गया है। इसमें अगर जैसा मैंने कहा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले इलाके, तो उन स्टेट पर चलते हैं जैसे बंगाल को लेकर के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, इसके अलावा पंजाब और छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। यहां पर इन स्टेट के जल में देखा गया है कि आर्सेनिक का मात्रा अधिक है, यानी कि यह भी पीने लायक नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और यूरेनियम प्रदूषण की चर्चा करते हैं। देखिए, यूरेनियम की अधिकता को लेकर के जो रिपोर्ट ये कहा गया है उसमें सबसे अधिक चिंता बताई गई है। खास करके अगर राजस्थान की चर्चा करेंगे, राजस्थान में 42% सैंपल जो है यूरेनियम की जो निर्धारित कसौटी है उस मामले में परीक्षण जब हुआ तो वह विफल रहा। पंजाब की अगर चर्चा करेंगे तो पंजाब के 30% सैंपल भी यूरेनियम की अधिकता से ग्रसित पाया गया है। पानी में यूरेनियम के प्रदूषण के लिहाज से ये दोनों राज्य क्षेत्रीय हॉट स्पॉट के रूप में जाने गए हैं, यानी कि राजस्थान और पंजाब, इनकी स्थिति बेहद यहां पर खराब बताई जा रही है। यूरेनियम का प्रदूषण बढ़ने का एक कारण क्या है? उसमें कहा गया है कि भूजल जो है उसका अति दोहन हो रहा है, यानी कि इस्तेमाल संसाधन का, भूजल का जरूरत से ज्यादा हो रहा है और पानी का स्तर जो है भूमि के अंदर यूरेनियम तक गहरा हो गया है। तो इस वजह से ज्यादा समस्या यहां पर कुछ स्टेट में देखने को मिला है। अब जरा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रदूषण की चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ स्टेट को लेकर के चर्चा किया गया है, दिल्ली, उसके आसपास और कई अन्य साउथ के भी स्टेट देखने को मिलेगा, जैसे राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसमें सबसे ज्यादा जो है स्थिति खराब, यहां पर ऊंचा स्तर देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि कुछ स्टेट को छोड़ दे, अगर नॉर्थ ईस्ट को लगभग छोड़ दे, सेवन सिस्टर जो है, उसके बाद आपको हर जगह स्थिति ज्यादा खराब देखने को मिला है। अब एक बात है, इस पर गौर कीजिए कि ये जो भूजल प्रदूषण हो रहा है इसके क्या प्रमुख कारण है। देखिए, इसके प्रमुख कारणों में कुछ चीजें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक तो है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि जो कल कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट जल है वो अक्सर उसे क्या हो जाता है, नदी में बहा दिया जाता है, वो प्रदूषित होता है और इस वजह से ज्यादा जो है केमिकल्स वगैरह जाकर के भूजल में मिलता है। घरेलू कचरा भी है, शहरी क्षेत्र में खास करके देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में घरेलू कचरा का निस्तारण सही से नहीं हो पाता है और इस वजह से ये पोल्यूशन बढ़ता है। एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी बात किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज होने के वजह से लगातार क्या हो रहा है कि सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे खारे पानी के कारण जो है भूजल प्रदूषित हो रहा है लगातार और जल जो है वो पीने लायक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, भूजल प्रदूषण के वजह से क्या क्या हो सकता है। देखिए, भूजल प्रदूषित अगर पानी पीते हैं लोग तो तरह तरह के बीमारियां हो सकता है, जिसमें सबसे खतरनाक कैंसर, किडनी की बीमारी है, फ्लोरोसिस जैसे गंभीर बीमारियां जो है वह हो सकता है। ये तो स्वास्थ्य पर प्रभाव हो गया। अगर खेती पर देखेंगे तो देखिए, प्रदूषित पानी के सिंचाई करते हैं उससे तो फसलों की उपज कम हो जाएगी और उपज ही कम होगा या उसके क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाएगा। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए इसके वजह से क्या हो सकता है, भूमि और जल निकाय भी है वह भी प्रदूषित होता है और आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे ना तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको नुकसान हो सकता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसके समाधान के तरफ आगे बढ़ते हैं कि समाधान क्या हो सकता है। एक तो है कि भाई आप जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसमें बदलाव कीजिए। कहने का मतलब है कि आप जैविक खेती को बढ़ावा दीजिए, आप रसायन का इस्तेमाल कम से कम जितना कर सकते हैं कीजिए, है ना। तो ये एक चीज हो सकता है। दूसरी बात, समस्या औद्योगिक अपशिष्ट से हो रहा था तो उसका उचित निस्तारण करना बेहद जरूरी है और शहरी कचरों को लेकर के कहा गया कि आप इसका वैज्ञानिक निस्तारण कीजिए। सही से शहरी क्षेत्र के जो कचरा है इसको सही से निस्तारण नहीं करेंगे तो ये इसका समस्या होगा। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे यमुना नदी की क्या हालत है, कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। जल संरक्षण को लेकर के कहा जा रहा है कि जल संरक्षण के जो उपाय हैं उसको भी आप अपनाइए।
चाहे वो वर्षा जल संचयन की बात हो सके, कुओं की सफाई जो है उसको लेकर के बात किया जा सके, स्टोर कीजिए जल को, है ना, कम उसको खर्च कीजिए। जागरूकता अभियान निश्चित तौर पर लोगों को भूजल संरक्षण के महत्व के विषय में जरूर बताइए कि ये कितना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन ये सारी चीजें तो मान लीजिए एक आदर्श स्थिति हो गया, लेकिन कहाँ इससे काम बनता है। तो इसीलिए कानून जो बने हैं उसका भी सख्ती से पालन करवाइए। भूजल प्रदूषण से संबंधित जितने भी कानून हैं उसको जब तक सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा, स्थिति ऐसे ही खराब रहेगा। अब आगे चलते हैं कि सरकार इसको लेकर के क्या प्रयास कर रही है। भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ सरकारी प्रयासों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की चर्चा करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब यह जो अधिनियम है वो क्या कहता है, इसका कहना है कि जल प्रदूषण को नियंत्रण करना और जल की जो क्वालिटी है उसको बनाए रखने के लिए ये बनाया गया था। ये अधिनियम अपने शक्ल में आया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यह अधिनियम क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आप व्यापक कानून के रूप में इसको कार्य कीजिए। इसके तहत भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए कई नियम और गाइडलाइंस वगैरह भी लाए गए थे। तो ये कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि इन कानूनों के प्रति लोगों में जागरूकता होना चाहिए और फिर सख्ती से इसका पालन भी कराया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है 2019 में आया अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल संसाधनों के प्रबंधन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसके अलावा 2022 में जो एक योजना आया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन 29 मार्च 2022, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें सरकारी प्रयास है जिसके द्वारा ये चीजें बेहतर किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझिए जल भृत मानचित्रण कार्यक्रम, इसके तहत क्या हो सकता है। इसके अंतर्गत उन्नत हेलीबॉर्न भू भौतिकीय सर्वेक्षण यानी कि हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए। वैज्ञानिकों अध्ययन के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि जल शक्ति मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है इसके राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CSNGRI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत जल भृतों का मानचित्रण यानी कि हेलीकॉप्टर से कराने की बात, और फिर जब एक बार चीजें हमें पता चल जाए हमारे रिसोर्सेज के बारे में तो उसको फिर मैनेज कैसे किया जाएगा, इस दिशा में रोड मैप बनाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद किया जा रहा है कि चीजें बेहतर होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16, अब इस योजना के तहत सिंचाई की दक्षता बढ़ाने और भूजल के दोहन को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको समस्या में बताया था कि भूजल का क्या है, अत्यधिक दोहन हो रहा है और इस वजह से समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो सिंचाई करना तो है लेकिन सिंचाई को आप सही से कीजिए, उसका इस्तेमाल सही से भूजल का कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपके समक्ष अलग तरह की चुनौतियां उत्पन्न हो जाएगी और ऐसे पानी को पीने से तरह तरह के कैंसर जैसे जो है घातक रोग हो सकते हैं और लगातार लोगों को हो भी रहे हैं। अब इस पर एक प्रश्न है, नाइट्रेट की अधिकता से होने वाले रोग की पहचान करें। नाइट्रेट ध्यान दीजिएगा, ब्लू बेली सिंड्रोम, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए या फिर हैजा, इस चार में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अंत में फिर से एक बार आपको मैं ऑफर के साथ छोड़ करके जाता हूं, क्योंकि आज ऑफर का आखिरी दिन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड है। तो आज ही अगर अभी तक सुविधा का लाभ नहीं लिए हैं और लेना है नामांकन तो तत्परता दिखाइए, कॉल करके, यहाँ पर नंबर दिया गया है 9555124124, कॉल करके बात कीजिए और नामांकन ले लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।